नमः संस्कृताय। प्रिय मित्रों, आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो नई आपकी 2026 में एक वैकेंसी आई हुई है प्राचार्य की, यानी जो आपकी प्रिंसिपल की जो एक वैकेंसी आई हुई है, तो इस पर हम जानते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा जो है संपूर्ण जानकारी मिलेगी और देखिए पूरा कैलेंडर के साथ ये जो है आपकी भर्ती जारी हो। तो नई अब जो टीजीटी पीजीटी की वो भी भर्ती इसी प्रकार से आएगी। तो ये देखिए आपका जो है, यानी इस वीडियो में हम क्या जानेंगे पहले ये बता देता हूं, ताकि इसमें ये समझ लीजिए पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी, कोई एक चीज बिंदु नहीं छूटेगा आपको। आवेदन तिथियां, कब से आपको आवेदन करना है, लास्ट डेट क्या है आवेदन, ठीक है। इसके बाद थोड़ा और जूम कर देता हूं। इसके बाद आप देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन करने में अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक कुछ निर्देश हैं, उनको आपको पढ़ लेना है, वो भी बता रहा हूँ। परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु आवश्यक निर्देश है, उनको भी आपको बताना है किस प्रकार से आपको शुल्क जमा करना है। आवेदन शुल्क कितना लग रहा है, यानी रजिस्ट्रेशन यानी जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसका कितना पैसा लगेगा, उसके बारे में। रिक्तियों का विवरण, रिक्तियों के विवरण में हम ये जानेंगे कहाँ किस जिले में कितनी कौन सी वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। और कौन सा आपका जो है महाविद्यालय है उसके बारे में जानेंगे। आरक्षण जानेंगे कि आरक्षण यानी कि आपके जो आपका आरक्षण मिलता है ओबीसी एससी एसटी, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस, आयु सीमा और वेतनमान कितना आपको पैसा मिलेगा। तो अच्छा खासा पैसा है आपका, मान लीजिए कि 2 लाख रुपए तक आपको पैसा मिल रहा है। तो ये, और देखिए पात्रता और अवधि, परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम, ठीक है, एपीआई, ये लिखित परीक्षा संबंधी निर्देश, अधिमानता, ये सब पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं लेना, एक एक करके हम बताएंगे। तो पहले देखिए पहला प्रश्न खुला, तो यानी प्रकाशन की तिथि, यानी आज से, यानी आज 22 तारीख है, तो आपका 21/7/2026 से आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण ओटीआर आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, ये देखिए आप 21/7/2026 से है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है 20/8/2026, यानी 1 महीना पूरा आपके पास समय है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद संशोधन के लिए जो है तिथि की 23/8/2026 दी गई है। परीक्षा तिथि आपकी 24/9/2026 दी गई है। इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आपको ओटीआर करना है। सबसे पहले तो आधिकारिक वेबसाइट बताया www.upessc.upgovin के माध्यम से आपको ऑनलाइन करना होगा। ये आप गूगल में सर्च करिए, इसके बाद आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर करिए। यहाँ पर देखिए आपसे क्या जानकारी, आप ध्यानपूर्वक भरिएगा, फिर बदलेगा नहीं। ऑनलाइन आवेदन फाइनल सबमिट हो जाने के बाद ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी की श्रेणी, यानी आप किस श्रेणी से हैं, उप श्रेणी, जन्म तिथि, ये और जेंडर, यानी जैसे आप हैं पुरुष और डाल दिए हैं महिला, ठीक है, आदि परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। यानी ये आवेदन में आप नाम गलत हो गए, चलिए पिता का नाम गलत है तो संशोधन हो जाएगा, बाकी और चीज़ें। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय, आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनाएं सही सही भरें। ऑनलाइन प्रक्रिया में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचनाएं अंतिम है, इसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा। यानी इनका जो है आप ये मान लीजिए कि ये जो है आपसे जो है ये बदलाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो अभ्यर्थियों की अनिवार्य अहर्ताएँ क्या हैं, तो भाई अब ये भी हम जान लेते हैं। तो देखिए यदि जो अपेयरिंग वाले हैं, मान लीजिए कुछ कहीं पर अगर आपका अटका हुआ, तो ये लास्ट तक बताए हुए हैं कि भाई अगर लास्ट तक हमारे जो डेट है वहाँ तक आप, यानी कि रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है उस तक अगर आपकी योग्यता पूरी हो जाती है तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। आगे इसमें देखिए बता रहा हूं, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कितने में, अगर फ़ोन से कर रहे हैं तो कोई साइबर वाले से करा भी सकते हैं, या स्वयं अगर बनता है तो आप कर लीजिए। कितने जेपी का ये आपका केबी का ये जो है आपको अपलोड करना है, ये बताया जा रहा है। आगे चलते हैं तो देखिए परीक्षा शुल्क आ गए। परीक्षा शुल्क के बारे में देखिए, ये भी आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इसके माध्यम से आपको जमा करना है। तो ये सब नेट बैंकिंग के माध्यम से तो आप सब चलाते ही होंगे। यहाँ पर देखिए आप जान लीजिए सामान्य यानी अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस वाले, इनको आपको 3000 रुपये इनका परीक्षा शुल्क जो है रखी गई है। अब यहीं जो है बात करें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, इनका भी आपको जो है क्या है 3000 रुपये इनका भी रखा गया है। इसके बाद अगर हम दिव्यांगजन, तो भाई इनका भी यानी कि सबको 3000 रुपये ही क्या है आवेदन शुल्क लगना है, ठीक है। ये आप जो है जान लीजिए। अब ये रिक्त कितने पद हैं, तो देखिए अब यहाँ भी समझ लीजिए महाविद्यालयों के 89 हैं, ठीक है, सह शिक्षा महाविद्यालयों के 89 पद खाली हैं। और महिला महाविद्यालयों में, जो महिला महाविद्यालयों के 22
रिक्त पदों यानी कुल जो है अगर जोड़ेंगे तो 111 पद आपके हैं जिन पर आपकी रिक्तियां जारी की गई हैं। अब यहाँ पर देखिए आरक्षण तो 111 ये आप समझ लीजिए। इसके बाद आयु सीमा तो देखिए 1 जुलाई 2026 से 62 वर्ष निर्धारित है। यदि आप इसके अंदर हैं तो अपना फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब वेतन की बात सुन लीजिए, तो वेतन भाई कितना मिलेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,44,200 रुपये, यानी कि आप समझिए 1,00,000 रुपये 44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये आपको ये वेतन आपका मिलना है। ठीक है। पात्रता आप जान लीजिए, तो आपके पास पीएचडी की उपाधि होनी चाहिए। दूसरा दिया है कि विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा की अन्य संस्थाओं में कम से कम 15 वर्ष के शिक्षण या अनुसंधान की सेवा अनुभव आपके पास होना चाहिए। तीसरा दिया है समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा सूचीबद्ध जर्नल में कम से कम 10 अनुसंधान उसके प्रकाशन होना चाहिए। ठीक है। तालिका में दिया है कि अनुसार न्यूनतम 110 अनुसंधान प्राप्तांक हो। तो ये इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर नोट दिया है, विधि महाविद्यालयों के प्राचार्य पद हेतु पात्रता पर विचार करते समय बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया तथा शिक्षक प्रशिक्षण यानी बीएड महाविद्यालयों के प्राचार्य पद हेतु पात्रता पर विचार करते समय एनसीटीई के मानदंडों को संज्ञान में लिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। देखिए क्या काम की आपकी है, तो परीक्षा योजना आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 360 नंबरों की आपकी परीक्षा होगी। 120 बहुविकल्पी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 120 बहुविकल्पी, और 40 नंबर का आपका जो है साक्षात्कार होगा। ठीक है। अब 110 नंबर अनुसंधान प्राप्तांक, अगर इतने नंबर आप पाते हैं तभी आप जो है प्राचार्य पद के लिए माने कि योग्य होंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो देखिए निगेटिव मार्किंग भी है, तो यदि सही उत्तर देते हैं तो 3 अंक आपको मिलेगा, और यदि गलत उत्तर देते हैं तो आपका 1 अंक जो है काट लिया जाएगा। पाठ्यक्रम तो यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं लेना। शैक्षणिक प्रदर्शन सूचक यानी एपीआई, प्रचार के पदों के लिए विशिष्ट तालिका 2 तालिका के अनुसार न्यूनतम 110 अनुसंधान प्राप्तांक अनिवार्य है, यानी जो आपका एपीआई स्कोर है कितना होना चाहिए? 110। आगे चलते हैं। तो लिखित परीक्षा के लिए आपको जो है ये जो देखिए आपका एडमिट कार्ड, ये सब जानकारी पहले से ही बता दी गई कि आपकी परीक्षा कब है। यहाँ पर आपको मैं ले जाता हूँ अब क्या है, सिलेबस पर, है ना। हाँ, तो इसको थोड़ा सा और मैं नीचे कर देता हूँ। यहाँ कहाँ गए सिलेबस आपका? देखिए ये आपका थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, इसको देख लीजिए। हो सकता है आपको कम दिखाई दे, लेकिन आप ये समझिए, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे आगरा है तो इसी प्रकार से आगरा में कौन सा महाविद्यालय है, उस विद्यालय का नाम लिखा हुआ। तो यहाँ पर आप मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। जैसे आगरा हुआ, ठीक है, मणिपुर हुआ, ठीक है, अलीगंज हुआ, अयोध्या हुआ, ठीक है, आजमगढ़ हुआ। ये जो है इस प्रकार से आप जो है, और यहाँ पर जो है सीटें लिखी हुई हैं कि कितने भाई, और आरक्षण में लिखी हुई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई कितनी किस सीटें में। तो ये भी आपको महत्वपूर्ण है, देख लीजिए कि जो ओबीसी में आते हैं तो 14 हैं, ईडब्ल्यूएस में है 15 हैं भाई, और एससी में 4 हैं, और वो एससी में 3 हैं, और एसटी में 4 हैं। ठीक है, और जनरल की 11 हैं। ये आपका हुआ है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, आप सिलेबस जानिए, उसकी अच्छे से तैयारी करिए। तो सिलेबस जो है, अब हम आपको सिलेबस में ले जाते हैं। तो ये भैया आपका सिलेबस आ गया। जैसा कि मैंने बताया कि 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 120। तो 40 नंबर का पार्ट 1 आपसे पूछा जाएगा। यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 नंबर मिलेगा आपको, जैसे मैंने बताया था, 3 नंबर आपको एक प्रश्न का मिलना है, और 40 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। इसमें देखिए यूनिट आपका लगा हुआ, यानी क्या क्या पढ़ना है आपको देख सकते हैं। करेंट अफेयर्स बताया, करेंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक, तो इन टॉपिकों को आपको पढ़ना है करेंट अफेयर्स में। फिर इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड जियोग्राफी, ये यूनिट 2 में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर इसका भी देखिए पॉइंट में आप देख लीजिए क्या क्या बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है। यूनिट 3 में आप देख सकते हैं इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इन बिंदुओं पर आपको पढ़ना है। फिर आपका देखिए पार्ट बी दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर 80 नंबर का पार्ट बी से आपसे पूछेगा, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका इंडियन कल्चर एंड इथिक्स, ये जो है यूनिट 1 में है। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ये हुआ। फिर यूनिट 2 आप देख लीजिए, इसी प्रकार से आपका यूनिट 2 हुआ।
फिर आपको यूनिट 3 में आपको ये यानी हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। फिर यूनिट आपका 4 हुआ, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है इन यूनिट को। इसके बाद यूनिट 5 हुआ, तो यूनिट 5 में आपको ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 6 हुआ, तो यूनिट 6 में आपको ये आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इसके बारे में आपको पढ़ना है। और यूनिट 7 लास्ट की आपके जो है ये बिंदुओं पर आपको पढ़ना। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस। यदि कोई प्रश्न रह जाता है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, उसका हम उत्तर देते हैं, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ या कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो आप बताइएगा, उसका संशोधन भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अपने जो भी मित्र हों अगर योग्य हैं तो उनके पास ज़रूर भेजिएगा ताकि सही जगह तक जानकारी पहुँच पाए। नमः संस्कृताय।